वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके एक्सरसाइज 2 की थ्योरी डिस्कस कर ली है। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं देखा है वो आप देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ सके। आप इसे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पूछा जा रहा है कि एक स्थलीय भाग जो 3 समुद्रों से घिरा है उसे क्या कहते हैं? तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? आप लोग भी सोचिए कि इसका आंसर। चलिए, तो एक स्थलीय भाग जो तीनों समुद्रों ओर से घिरा हुआ इसे क्या कहते हैं? तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वीप। आप लोग अपने बुक में या कॉपी में इसे टिक कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आप तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोवा में दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है? कोरोमंडल, कन्नर, कोकन या उत्तरी सरकार? तो गोवा के दक्षिण में जो स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है उसे हम कोकन के नाम से जानते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या कहलाता है? अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी? तो इसे हम क्या कहते हैं? कंचनजंगा कहते हैं। आप लोग अपने नोटबुक में इसे टिक कर लें या अपने कॉपी में भी इसे टिक कर सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन कहे जा रहे हैं, इनके आंसर को ढूंढे। भूगर्भीय प्लेट क्या होती हैं? तो भूगर्भीय प्लेट पृथ्वी की ठोस परत के नीचे जो मौजूद पारंपरिक धाराएं हैं इसकी परपट्टी या स्थल मंडल को कई बड़े भागों में बांटती है। इन भागों को टेक्टोनिक या स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। चलिए हम जाने क्या होता है कि भूगर्भीय प्लेट क्या है? जो भूमि के नीचे होती हैं। वैसी दो प्लेटें होती हैं जो ठोस परत के नीचे जो है वो मौजूद होती हैं और यह पारंपरिक धारा इसे पट्टी या स्थलमंडल के कई भागों बड़े भागों में बांटती है और इन भागों को टेक्टोनिक या स्थलमंडल प्लेट भी कहा जाता है। आपको यह जानना चाहिए कि ये दोनों जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के भूगर्भीय प्लेटों के अंदर जो है इन दोनों के टकराने से जो है भूकंप आते हैं। कभी कभी यही प्लेटें जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं, इस कारण जो है हमें भूकंप का अनुभव होता है। तो आप यह जान गए होंगे कि भूकंप जो है वो किस लिए आते हैं। तो भूगर्भ के नीचे जो प्लेटें होती हैं वे दोनों आपस में टकराती हैं, तो इसके कारण जो है वो भूकंप आता है। इसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं? गोंडवाना भूमि में वर्तमान में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक ही भूखंड में शामिल है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मतलब गोंडवाना में जो भूमि है वो क्या है? वर्तमान भारत में। यह कहाँ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण में है, दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? एक ही भूखंड में शामिल है और यह जो है यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि गोंडवाना भूमि कहाँ कहाँ है, तो पहले तो भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है और दक्षिणी अमेरिका में है। ये सारे एक ही भूखंड के नाम से जाने जाते हैं और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि भाबर क्या होता है? तो भाबर हम किसे कहते हैं? भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकरों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समान सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों के नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों से किया जाता है। सभी नदियां भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती है। सबसे पहले तो भाबर क्या है? वह तंग पट्टी है। तंग मतलब आप कठोर कह सकते हैं कि भाबर क्या है? एक कठोर पट्टी की तरह है जिसका निर्माण किससे होता है? तो कंकरों से होता है। और यह क्या है? तो शिवालिक की ढलान के समानांतर जो है सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाबर मतलब जिसे हम कहते हैं वह तंग पट्टी है, कहाँ पाया जाता है? तो समानांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीचों में पाई जाती है। इसके अलावा जो है इस पट्टी का निर्माण कहाँ होता है? तो पहाड़िया से जब नदियाँ नीचे की ओर उतरती हैं तो वे नदियाँ क्या होती है? भाबर यानी कि पट्टियों, जो पत्थर की पट्टियाँ होती हैं उसमें समा जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? भाबर पट्टी कहा जाता है। चलिए आप इसे समझ गए होंगे। आप चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर के दक्षिण क्रम में बताइए। मतलब हिमालय के 3 प्रमुख विभागों का नाम बताना है जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में होने चाहिए। चलिए इसे समझते हैं कि हिमालय जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंची एवं महत्वपूर्ण बाधाओं
को प्रतिनिधित्व करती है। हम जानते भी हैं कि हिमालय जो है वो बहुत ही ऊंची चोटी है और यह क्या है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर मुख्य किए हुए है। और इसे 3 भागों में कैसे बांटा जा सकता है, तो पहला है महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको हिमालय पर्वत हो गया, तो इसके अंतर्गत जो 3 चीजें हैं, एक है महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री, और एक है हिमाचल या निम्न हिमालय, एक है शिवालिक। इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला समझते हैं महान या आंतरिक हिमालय की अथवा हिमाद्री क्या है। तो सबसे उत्तरी भाग जिसे महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री कहा जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा हिमालय पर्वत है, तो जो नॉर्थ इलाके में होंगे वो आपको, यानी कि इस इलाके में जो होंगे वो क्या कहे जाएंगे, तो वो आपको हिमाद्री कहे जाएंगे। ये उत्तरी भारत में है, जिसे महान या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल या निम्न हिमालय क्या है, हिमाद्री के या दक्षिण में स्थित है। मतलब जो हिमाचल है वो कहाँ है, तो हिमाद्री के दक्षिण में है। और यह श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित है, यानी कि यह नैरो है, यहाँ पे कायांतरित चट्टानों से बनी है। और पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो है वो धौलाधार और महाभारत श्रृंखला है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि हिमाचल या निम्न हिमालय कहाँ है, तो यह कहाँ पाई जाती है, हिमाद्री के दक्षिण भाग में। अगर आप हिमाद्री याद कर ले कि हिमाद्री कहाँ है, तो भारत के सबसे उत्तरी भाग में है यह, हिमालय के उत्तरी भाग में। और हिमाचल या निम्न हिमालय कहाँ है, तो हिमाद्री के दक्षिण में यह स्थित है। और यही निम्न हिमालय या श्रृंखला हिमाचल के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला मुख्यतः क्या है, अत्यधिक जो है संपीड़ित है, मतलब सिकुड़ी हुई चट्टानों से बनी है। पीर पंचाल श्रृंखला जो है सबसे बड़ी है यहाँ की, और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती है। कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कहाँ पे हैं, तो धौलाधार और महाभारत में आपको महाभारत श्रृंखलाएं के रूप में जानी जा सकती हैं। तीसरा है शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो हिमालय के बाहर की ओर पड़ती है। गिरिप्रद श्रृंखला है, तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को प्रतिनिधित्व करती है। यह क्या है, तो शिवालिक आपको तो सबसे पहले कहाँ मिलेगी, तो हिमालय के दक्षिण में मिलेगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे गिरिपथ श्रृंखला जो कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग का यह प्रतिनिधित्व करती है। चलिए इन चीज़ों को हम समझ गए। उसके बाद क्या है क्वेश्चन अगला, चलिए पढ़ते हैं। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है। उसके अलावा छठा क्वेश्चन हम देखें कि भारत के उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो प्रभाल भित्ति के हैं। तो प्रभाल भित्ति के अंतर्गत जो है लक्षद्वीप आते हैं। लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह भारत के उस द्वीप में है, प्रभाल भित्ति में। चलिए आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर आप दें, अंतर स्पष्ट करें। इसमें अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेट क्या है, तो चलिए पहले क्वेश्चन 1 को समझते हैं। तीसरा का 1, अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं। अपसारी प्लेटें जो होती हैं वे प्लेटें जो एक दूसरे की ओर आती हैं तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, उन्हें अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। ये ऐसी प्लेटें हैं जो एक दूसरे की ओर आती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। यह भी क्या होती हैं, भूतल में होती हैं, मतलब पृथ्वी के भूमि के नीचे। और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें क्या है, वे प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये अपसारी प्लेट है तो ये एक दूसरे के पास पास है, और अभिसारी प्लेट है तो ये क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे अभिसारी भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। आप इसे आसानी से देख के समझ सकते हैं। तो जिन भूगर्भीय प्लेटों में समान दूरी होगी, मतलब जो ये इसके एक के पीछे दूसरे होंगे, वे अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहे जाएंगे। और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट क्या कहे जाएंगे, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, मतलब अलग अलग स्थानों पे हो, जिनमें काफ़ी ज़्यादा दूरी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी भूगर्भीय प्लेट कहेंगे। अब चलिए दूसरे अंतर की ओर चलें। बांगर और खादर क्या होते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। मतलब हम जब चैप्टर पढ़ रहे तो चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा था कि बांगर जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी का ही उदाहरण है, लेकिन इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और खादर क्या होती है, यह एक जलोढ़ को खादर कहा जाता है जो नई होती है, नई मिट्टी। दूसरा अंतर क्या है, बांगर में यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है, मतलब नदी के किनारों पे नहीं पाई जाती, नदी से दूर दूर पाई जाती है। और जो खादर है वो जो है नदी के पास पाई जाती है, नदी बेसिन के पास। और तीसरा अंतर क्या है, बांगर में यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। मतलब जो बांगर भूमि है वो धीरे धीरे पुरानी होने के कारण उसमें ह्यूमस का गुण कम हो जाता है, इसलिए इसमें हम अधिक खेती नहीं कर सकते, यह उपजाऊ नहीं होती है और यह खेती के लिए आदर्श भी नहीं है। लेकिन जो नई मिट्टी है, मृदा यानी कि जिसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, यह भी एक जलोढ़ मिट्टी है। यह काफ़ी ज़्यादा उर्वर होती है और कृषि के लिए यह क्या होती है, आदर्श होती है, उपयुक्त होती है।
अब चलिए आगे की ओर बढ़ें, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में जानें। पूर्वी घाट क्या है? प्रायद्वीप भारत के पूर्वी भुजा का निर्माण करता है, और पश्चिमी घाट क्या करता है? भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। हम समझ सकते हैं पूर्वी घाट पूर्व की ओर, पश्चिमी घाट पश्चिम की ओर। इस घाट की ढलानों पर वर्षा कम होती है, पूर्वी घाट की ढलानों पर वर्षा कम होती है, लेकिन पश्चिमी घाट पर जो है ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। यहाँ पे पूर्वी घाट से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट के समानांतर है, और पश्चिमी घाट क्या है? मालबार तट के समांतर है। तो आप पूर्वी घाट को कहाँ खोज सकते हैं? कोरोमंडल के तट पर। और पश्चिमी घाट को आप कहाँ खोज सकते हैं? तो मालबार तट के समानांतर। उसके बाद चौथा है कि पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है, वो अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पूर्वी घाट में जो भी नदियाँ आती है ये सतत नहीं आपको मिलेंगी, ये अनियमित है, कभी मिलेंगी कभी नहीं, ये नियमित नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है इसको काट देती है, इसलिए हमें पूर्वी घाट नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट है वे सतत है, मतलब हमेशा ये चलती रहती हैं, और इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उसके बाद है, यह जो है बंगाल की खाड़ी के समानांतर में स्थित है पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट क्या है? ये अरब सागर के समानांतर में स्थित है। आपको पूर्वी घाट जो है वो बंगाल की खाड़ी के समानांतर में मिलेगी, और पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर में। उसके बाद छठा है, इसकी सबसे अधिक ऊंची पहाड़ियों में महेंद्रगिरी व जवादी शामिल है। मतलब जो पूर्वी घाट है यहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? महेंद्रगिरी और जवादी। और पश्चिमी घाट में क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटियों में अनाई मुडी है, डोडा बेटला है। आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए, आपको ये जीके वगैरह के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, बताइए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में विशाल महाद्वीप का नाम काल्पनिक नाम गोंडवाना भूमि है, और ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले भारत एक बड़े महाद्वीप गोंडवाना भूमि का भाग था। सबसे प्राचीन भूभाग जो है प्रायद्वीप भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा थी। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका भी इसी भूखंड में शामिल है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए पहले हम समझे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में इसका सबसे पहले निर्माण हुआ था। जहाँ पे यह निर्माण हुआ था उसे गोंडवाना भूमि के नाम से जानते हैं, यह काल्पनिक नाम है। और यह अभी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले यह लाखों वर्ष पहले जो है भारत का ही एक महाद्वीप था, गोंडवाना भूमि का एक भाग था। लेकिन अभी जो है यह सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, जो कि आप कहाँ कहाँ इस हिमालय को खोज सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के भूखंड में आपको शामिल है। और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? तो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। संवहनीय धाराओं के कारण भूपर पट्टी में कई टुकड़ों में टूट गई। गोंडवाना भूमि जो है बहुत मतलब धारा के कारण जो है यह भूपर पट्टी में टूट गई, और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और उत्तर की ओर सरक गई। मतलब आप समझ लीजिए कि ये गोंडवाना अगर भूमि है तो यहाँ पे जल की धाराओं के कारण, नदी की धाराओं के कारण यह टूट गई, और टूटने से क्या हो गई? तो उत्तर की ओर सरक गई। सरकने से प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार भूपर पट्टी पहले एक विशालकाय महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता था। धीरे धीरे इसने क्या किया? तो टूटने के बाद जब यह उत्तर की ओर गोंडवाना लैंड सरक गई तो एक विशालकाय महाद्वीप बना लिया गया जिसे पेंजिया पहले कहा जाता था। और यह जो है आपको उत्तर भाग में अंगारा भूमि थी, दक्षिण भाग में यह गोंडवाना भूमि के नाम से जानते थे, उत्तर भाग में इसे हम अंगारा के नाम से जानते थे। भूपर पट्टी के नीचे जो मौजूदा पिघले हुए पदार्थ ने भूपर पट्टी या लिथोस्फीयर के कई बड़े टुकड़ों में से बांट दिया, जिन्हें लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता था। यही जो है क्या की तो भूपर पट्टी या लिथोस्फीयर के बहुत सारे टुकड़ों में बट गई, जिसे लिथोस्फीयर या टेक्टोनिक प्लेट के नाम से कहा जाता था, जो कि अब सारी चट्टान से टक्कर के कारण वलित होकर इकट्ठे हो गए। और इन्हें किस नाम से जाना गया? तो इन्हें तेथिस के नाम से जाना गया। गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर में यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक गई, और यह दो प्लेटों में टकराव के कारण बना। इस टकराव के कारण जो है टेसिस की अपसारी चट्टानें वलित होकर यानी कि टूटकर पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला तथा हिमालय के रूप में उभर गई। तो आपने जाना कि हिमालय का निर्माण जो है कैसे हुआ। तो सबसे पहले यह क्या था? गोंडवाना भूमि का एक लैंड था जिस पर की नदी के कारण जो है यहाँ से गोंडवाना लैंड की उत्तरी जो थी उत्तर की ओर यह सरक गई थी यह भूमि, जो कि यह प्लेट जो है विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भूपर पट्टी पहले के एक विशाल महाद्वीप के नाम से जाने थे। और इस महाद्वीप को क्या कहा जाता था? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इसे उत्तरी भाग में अंगारा के नाम से जाना था, अंगारा भूमि, और दक्षिण भाग में से गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाता था। जब भूपर पट्टी में बहुत मौजूदा पिघले हुए पदार्थ इकट्ठा हो गए थे तो लिथोस्फीयर को कई बड़े टुकड़ों में बांट दिया था। यह भूपर पट्टी पिघलने के बाद क्या बनाई? लिथोस्फीयर, और इसे कई बड़े टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसे लिथोस्फेरिक के भी नाम से जानते हैं और टेक्टोनिक प्लेट के भी नाम से जानते हैं। यह जो अपसादी चट्टानें हैं यह वलित पर्वत होकर के रूप में इकट्ठा होगा, जिसे टेथिस के नाम से भी जाना। आपसे पूछा जा सकता है कि
टेथिस किसे कहते हैं? तो जो अपसादी चट्टाने के कारण टक्कर हुई थी वो वलित पर्वत क्या हो गई, इकट्ठे होकर बन गई, तो इसे टेथिस कहते थे। गोंडवाना भूमि से जब यह अलग हो गई तो इंडो एशियाई प्लेट में यूरेशियन प्लेटों की ओर घिसक गई और यह दोनों प्लेटों में टकराव का कारण बन गया, जिस टकराव के कारण इसे टेथिस की अपसादी चट्टानें वलित होकर पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में, हिमालय के रूप में उभर आई। तो आप समझ गए कि जो हिमालय है उसका निर्माण किस तरह से हुआ होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के ऊंचावच लक्षणों में क्या अंतर दिखता है? चलिए इसे एक एक कर अच्छे से समझते हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के ऊंचावच लक्षणों में अंतर जो नीचे दिया गया है, इसमें क्या क्या बताना है? हिमालय पर्वत के बारे में, उत्तर के मैदान के बारे में, प्रायद्वीप पठार के बारे में, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। चलिए एक एक कर इसे देखिए। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार। पहला है हिमालय क्षेत्र क्या है? विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत एवं गहरी घाटियों से मिलकर बना है। और प्रायद्वीप पठार क्या है? चौड़ी एवं छिछली घाटियों का गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना। ये ऊंचे पर्वत है, गहरी घाटियों से मिलकर बने हिमालय क्षेत्र। और प्रायद्वीप पठार क्या है? ये छिछली घाटी तथा गोलाकार पहाड़ी से मिलकर बने हैं। दूसरा है हिमालय क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट व यूरेशियन प्लेटों में टक्कर के कारण बने। और प्रायद्वीप पठार क्या है? गोंडवाना भूमि के टूटने या खिसकने के कारण बनी थी। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में तलछटी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। और प्रायद्वीप पठार में आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हिमालय क्षेत्र में भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह जो है अस्थिर के रूप में आता है, लेकिन प्रायद्वीप पठार क्या है? भूवैज्ञानिक की दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र जो है ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत है। और प्रायद्वीप पठार क्या है? मध्य ऊंची भूमि जैसे कि नीचे पहाड़ियों से बना और इनमें से कोई भी चोटी विश्व विख्यात ऊंचाई नहीं है। मतलब यह जो है बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन हिमालय पर्वत क्या है? वो ऊंचे पर्वत हैं। उसके बाद है हिमालय में बहुत सी प्रसिद्ध नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और प्रायद्वीप पठार जो है उसमें नर्मदा, ताप्ती जैसी कुछ ही नदियां प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं। उसके बाद सातवां है कि ये सिंधु व गंगा के मैदान के सिरे पे बने हुए हैं। और प्रायद्वीप पठार में ये दक्कन के पठार के सिरे पे बने हुए हैं। आठवां है हिमालय पर्वत में शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल में ये पाए जाते हैं हिमालय पर्वत। और प्रायद्वीप पठार जो है यहाँ कोई विख्यात पहाड़ी स्थल नहीं पाया जाता है। उसके बाद हिमालय पर्वत में है इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। और इसकी औसत ऊंचाई क्या है? पठार की ऊंचाई 600 से 900। 10वां है हिमालय पर्वत में ये नवीन वलित पर्वत है। और प्रायद्वीप पठार में है ये प्राचीन काल से अपर्दन के चरण में है। मतलब यह हमेशा टूटती रहती है। अपर्दन मतलब क्या? यह हमेशा टूटती और बिखरती रहती है। उसके बाद है हिमालय पर्वत में ये बहुत से महाखंड एवं यू आकार की घाटियों से बने हुए हैं। और प्रायद्वीप पठार में पठार को कई नदियों द्वारा बुरी तरह काट दिया गया है। 12वां है हिमालय पर्वत में इनमें बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीप पठार में खनिजों के भंडार हैं। उसके बाद हिमालय पर्वत में है यह सभी 12मासी नदियों का उद्गम हिमालय से। यहाँ सभी मतलब एक वर्ष तक जो है हर हमेशा नदी बहती रहती है, लेकिन पठार से निकलने वाली नदियाँ जो हैं यह नदियाँ बरसाती हैं, मतलब हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए ये हम समझते हैं कि ये क्या है, आपको पर्वत है, जैसे कि हिमालय पर्वत आप मान लीजिए ये हो गया इसका पीक। और पठार कैसा होता है? टेबल की तरह, इसलिए इसको इंग्लिश में हम लोग टेबल लैंड के नाम से जानते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें जो है पीक है और टेबल लैंड में पीक नहीं है। यानी कि प्रायद्वीप पठार में पीक जो होता है वो नहीं होता है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते, छठे क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या कहा जा रहा है? तो उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है कि भारत में उत्तर मैदान कैसा है। तो यह मैदान जलोढ़ के मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से उत्तरी मैदान बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपदों का एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का निक्षेपज होने के बाद इसे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। मतलब यहाँ की जो नदियाँ हैं, ये जो मिट्टियाँ लाती हैं यही जलोढ़ मिट्टी है। और यह क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर और नई मिट्टी को खाखर बोलते हैं। यह मैदान 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत का उत्तरी मैदान। और यह जो मैदान है 24 किलोमीटर लंबा है और 240 मीटर लंबा और 320 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। समृद्ध मृदा के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति और अनुकूल वायु के कारण उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भूभाग बना दिया गया है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व सभी लोगों में भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा अधिक होता है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भागों को पंजाब कहा जाता है। गंगा के मैदान घग्गर एवं तिस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में, जैसे कि कहाँ कहाँ आपको यह उत्तरी मैदान पाया जाता है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग। उसके बाद पश्चिमी
पश्चिम बंगाल के पूर्व में फैला हुआ है। चलिए अब इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि भारत का उत्तरी मैदान क्या है। तो सबसे पहले तो यह बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी जिसे हम खाकर कहते हैं, ये क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 240 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर है। यह जो है जलवायु के अनुकूल है, मतलब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। और यह किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यह आपको उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पूरब में भी पाया जाता है। और यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, तो गंगा और तिस्ता नदियाँ हैं। यह बहुत ही उपजाऊ मतलब स्थान होता है, इस कारण यहाँ पे जो आबादी होती है, जनसंख्या, वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। चलिए आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इन सब पे आपको टिप्पणियाँ लिखनी है भारतीय मरुस्थल के बारे में, मध्य उच्च भूमि के बारे में और भारत के द्वीप समूह के बारे में। चलिए शुरू करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। जाने कि भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है काफ़ी ज़्यादा डिजर्ट यानी कि सूखा इलाका होता है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। यह अरावली की पहाड़ियों के दक्षिण किनारों की ओर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से भरा हुआ रेतीला मैदान है, मतलब जो राजस्थान का इलाका है वहाँ जो होती है रेत या बालू होती है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। यहाँ जो है पूरे वर्ष में मात्र 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे सूखा स्थान ज़्यादा होता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। यह पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी जलवायु शुष्क है। यहाँ पे वनस्पति भी बहुत कम पाए जाते हैं, कटीले वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे खेती वगैरह बहुत कम होती है। अगर राजस्थानी इलाके में खेती करनी है तो अपने आसपास वाले राज्य से क्या करना पड़ता है, राजस्थान को पानी लेना होता है। वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए यहाँ कई सरिताएं नजर आती हैं जो कि वर्षा रुकने के साथ विलुप्त हो जाती है। इसे लूनी कहा जाता है। यहाँ जो एक नदी है जिसे लूनी कहते हैं, यही यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है। वो भी आपको कब दिखाई देगी, जब यहाँ पे बारिश होती है तब। अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे के समान बरकान कहा जाता है और भारतीय मरुस्थल की यह प्रमुख विशेषता। ऊंट मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है जिसे आप रेत का जहाज भी बोलते हैं। रेत का जहाज कौन कहलाता है, ऊंट। चलिए अब इसे समझते हैं कि भारतीय मरुस्थल जो थार मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं, यह इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा सूखा होता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कितनी होती है, तो 150 मिलीमीटर से भी यहाँ कम वर्षा होती है। अन्य स्थानों की भांति काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखे की स्थिति हो जाती है। अगर इस स्थान पे खेती करनी है तो हमें अगल बगल के राज्यों से क्या करना होता है, पानी लेना होता है, तभी हम यहाँ पे खेती कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खेती देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसे वृक्ष मिलेंगे जैसे कि खजूर के पेड़ और आपको कटीले वृक्ष मिलेंगे। यहाँ पे एक ही नदी विश्वविख्यात है जो कि लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। वो भी आपको कब दिखेगी, जब यहाँ पे वर्षा का सीजन होगा तभी आपको यह नदी दिखेगी। यहाँ पे अर्धचंद्राकार जो है रेत के डिब्बे जिसे कि बरकान कहा जाता है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। और यहाँ का रेगिस्तान जहाज कौन है, ऊँट, जो कि ऊँट जो है यहाँ पे आसानी से चल पाता है रेत में, इसीलिए इसे राजस्थान में रेत का जहाज भी कहा जाता है। मध्य उच्च भूमि के बारे में जाने कि मध्य उच्च भूमि क्या होती है। प्रायद्वीप क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है और मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से में फैला उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा। आगे जाकर यह पश्चिमी भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है। जब पूर्व दिशा में इसका विस्तार छोटा नागपुर से के पठार द्वारा प्रकट होता है तो इस क्षेत्र में नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बाखेलखंड और छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार जो है आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों में खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि मध्य उच्च भूमि सबसे पहले कहाँ पाई जाती है, तो प्रायद्वीप क्षेत्र का यह भाग है जो कि कहाँ आपको मिलेगा देखने को, नर्मदा नदी के उत्तर में आप इसे देख सकते हैं। यह जो है मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से में फैला है, इसे ही मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह जो स्थान है ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब खनिज यहाँ पे भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं। और यह आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो बुंदेलखंड, बाखेलखंड और छोटा नागपुर में आपको ये पठारें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और यह पूर्व दिशा में विस्तार छोटा नागपुर के पठार के रूप में भी प्रकट होता है। हम लोग इसे मध्य उच्च भूमि को छोटा नागपुर पठार के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भारत के द्वीप समूह क्या है। तीसरे क्वेश्चन पे कि लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल के मालवार तट के पास स्थित है। यह कहाँ पाई जाती है लक्षद्वीप भूमि, तो दक्षिण पश्चिम के अरब सागर के केरल के मालवार तट के पास। पहले इनको क्या कहते थे, तो पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के द्वीप समूह में जो लक्षद्वीप उसे किस नाम से पहले जानते थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमनिवी द्वीप के नाम से भी। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसकी भी चर्चा वहाँ की थी। 1973 में इसका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप। ये तीनों चीज़ें जो हैं लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमनी द्वीप, ये किसके अंतर्गत आती हैं, लक्षद्वीप के अंतर्गत। 1973 में इसका नामांकन कर दिया गया
लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती में है। और यह द्वीप समूह जो है छोटे से प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 32 किलो वर्ग मीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप समूह में पौधे जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। भारत के इन द्वीप समूहों में बहुत सारी पौधों की प्रजातियां और जीवों की प्रजातियां देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर से जरूर करें, कमेंट, सब्सक्राइब और इसे अपने